भारतीय सिनेमा भारत के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन की यादें सिनेमा के बिना पूरी ही नहीं होती। फिल्म उद्योग में ग्लैमर की चकाचौंध तो रहती है। एक एक एक्टर, फिल्मकार, पटकथा लेखक, गायक, संगीतकार जैसे अनेकों लोगों ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए अपनी जी जान लगा दी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिनेमा में भी अपने देश को जिया। उनकी फिल्में देश प्रेम से ओत-प्रोत होती थी, यहाँ तक कि लोगों ने उनको देश के नाम से ही बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं भारत कुमार अर्थात मनोज कुमार जी की बात कर रहा हूँ। गत दिनों 4 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। उनके निधन की सुनते ही देश में भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ गाना कौन गया। याद आई वो सारी देशभक्ति और सामाजिक फिल्में। आज हम बात करेंगे सिनेमा के भारत उर्फ मनोज कुमार जी की। बातें शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। 24 जुलाई सन 1937 को अखंड भारत के एबटाबाद के हरबंस लाल गोस्वामी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया हरि कृष्ण गोस्वामी। उनका घर का नाम गुल्लू था। बालक अभी 10 साल का ही हुआ था कि देश में बंटवारे की आग फैल गई। देश दंगों की आग में जल रहा था, तभी गुल्लू की मां ने एक और बच्चे को जन्म दिया। पर जन्म देते ही जच्चा बच्चा दोनों बीमार हो गए। माँ और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु दंगों के कारण डॉक्टर नर्स मरीज पर ध्यान न देकर अपनी जान बचाने में लगे रहते थे। जैसे सायरन बजता वैसे ही सारे डॉक्टर नर्स तहखाने में जाकर छुप जाते थे। इसी कारण गुल्लू के भाई की अस्पताल में ही मौत हो गई, परंतु माँ अब भी उपचाराधीन थी। माँ दर्द से कराहते रहती थी, पर डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दिन 10 साल के गुल्लू से माँ का दर्द देखा ना गया और उसने डंडा उठाकर डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। बाद में डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद पिता ने आकर गुल्लू को संभाला और घर ले जाकर उनसे एक वचन लिया कि बेटा कभी भी क्रोध मत करना। तो ऐसे थे हमारे भारत कुमार, बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले। आखिरकार देश बंटने के बाद हरबंस लाल गोस्वामी को अपनी पुश्तैनी ज़मीन घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। सरहद पार से आए लाखों लोगों की तरह इस परिवार को कुछ दिन शरणार्थी कैंप में रहना पड़ा। फिर बाद में उनके परिवार को दिल्ली के विजयनगर में एक मकान अलॉट हुआ। दिल्ली की तंग गलियों में गुल्लू का बचपन बीता। मॉरिस नगर में स्कूली शिक्षा, उसके बाद हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। हिंदू कॉलेज में उनकी कला को एक मंच मिला। वो अक्सर नाटकों में डायलॉग के माध्यम से देश, संस्कृति और स्वाभिमान की बात करते थे। देशभक्ति के नाटकों में उनकी अलग ही ऊर्जा होती थी। वो अक्सर कहते थे कि मंच उनको देश जैसा लगता है। लंबे चौड़े घुंघराले बाल वाले गुल्लू का दिल अब माया नगरी मुंबई जाने को कर रहा था, पर वो अपने पिता से कहने में संकोच करते थे। हरबंस लाल गोस्वामी के एक नज़दीकी रिश्तेदार थे इकबाल गोस्वामी। एक दिन इकबाल गुल्लू को अपने साथ एक समारोह में ले गए। वहाँ निर्माता निर्देशक लेखराज भाकड़ी आए हुए थे। उन्होंने उन्हें मुंबई आने का निमंत्रण दिया। 19 साल की उम्र में गुल्लू आ गए मुंबई। यहाँ उन्हें भाकड़ी की फिल्म फैशन में एक 90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिला, परंतु उस छोटे से रोल में ही मनोज कुमार जी ने अपनी छाप छोड़ दी। ये फिल्म 1957 में रिलीज़ हुई थी। जब उन्होंने लेखराज भाकड़ी से अपने किरदार के विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा एक जूता भी नहीं घिसा है, यहाँ लोगों की उम्र निकल जाया करती है। इसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि फिल्म उद्योग में अपनी एक जगह बनानी है। 1949 में दिलीप कुमार की फिल्म शबनम रिलीज हुई थी, जिसमें उनका नाम था मनोज। बस यहीं से अपने हरि कृष्ण गोस्वामी उर्फ गुल्लू बन गए मनोज कुमार। ये उनका प्यार था दिलीप कुमार जी के लिए।
अपने शुरुआती कैरियर में मनोज जी ने एक्टिंग ही नहीं बल्कि स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अपना हाथ आजमाया। जब वह हीरो बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें फिल्म ज़मीन और आसमान के लिए एक सीन लिखने का मौका मिला। इस फिल्म के निर्माता रोशनलाल मल्होत्रा एक सीन के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो सीन अशोक कुमार जी को पसंद नहीं आ रहा था। जब मनोज कुमार ने वो सीन दोबारा लिखा तो वो अशोक कुमार जी को बेहद पसंद आया। इसके लिए उन्हें 11 रुपये मिले। इसके बाद फिल्म उद्योग में उनकी लेखन प्रतिभा को सराहा जाने लगा और कई निर्माता उनसे फिल्म के सीन लिखवाने लगे। सन 1961 में मनोज को बतौर ब्रेक मिला फिल्म कांच की गुड़िया से। पहली कामयाब फिल्म देने के बाद मनोज जी ने रेशमी रुमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराए, वो कौन थी जैसी कई फिल्में दी। 1962 में आई फिल्म हरियाली और रास्ता की सफलता ने उनका फिल्म उद्योग का रास्ता पक्का कर दिया। लाखों भारतीयों की तरह भगत सिंह उनके बचपन के हीरो थे। वे उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शोध शुरू कर दिया। वे दिल्ली और अमृतसर जाते रहते। मद्रास में उन्होंने हिंदू अखबार की लाइब्रेरी में घंटों रिसर्च की। तब कहीं जाकर उन्होंने इस फिल्म की पटकथा तैयार की। लेखन का उनका अनुभव डायरेक्शन में खूब काम आया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार मिला। समारोह में मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को बुलाया था। जब अभिनेता डेविड ने मंच से नेशनल पुरस्कार की घोषणा की तो भगत सिंह की मां विद्यावती देवी को बुलाया गया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। समारोह में उपस्थित श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके पैर छुए। शहीद फिल्म ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान खींचा। एक समारोह में उनकी मुलाकात मनोज जी से हुई। उन्होंने आग्रह किया कि मनोज, हमारी सरकार का नारा जय जवान जय किसान है। क्या आप इस थीम पर किसी फिल्म का निर्माण कर सकते हैं? बस यहीं से अमर फिल्म का विचार पड़ा, जिसे हम सब उपकार के नाम से जानते हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने ट्रेन की मुंबई से दिल्ली जाते हुए शुरू की और दिल्ली से मुंबई आते हुए ये पूरी पटकथा तैयार हुई। प्रेम चोपड़ा ने जो पूरण का रोल किया था, उस रोल के लिए पहली पसंद राजेश खन्ना थे, पर उनके पास डेट्स नहीं होने के कारण ये फिल्म प्रेम चोपड़ा के हिस्से में गई। उपकार से पहले प्राण साहब विलेन के रोल ही करते थे, पर इस फिल्म की चारित्रिक भूमिका को प्राण साहब ने शिद्दत से निभाया। इस फिल्म से फिर फिल्मी लोगों को प्राण साहब की हरफन मौला एक्टिंग का पता चला। गीत संगीत तो सुपर डुपर हिट था। मेरे देश की धरती सोना उगले गाना, आज भी स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, देशभक्ति के गानों में वो गाना आज भी नंबर 1 है। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली के पास नांगल ठाकरण गांव के खेतों में की गई थी। वहाँ पूरी यूनिट ने गांव के कल्चर का, लस्सी का और गांव की रोटियों का भरपूर आनंद लिया। इस फिल्म का हर शॉट बस भारत देश को दर्शाता है। खेतों में काम करते किसान से ये फिल्म आपको लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान तक ले जाती है। इस फिल्म ने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला व राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। राज कपूर जी के बाद अगर किसी को संगीत की गहरी समझ थी तो वो मनोज कुमार ही थे। मनोरंजन के लिए फिल्म तो बहुत से लोगों ने बनाई है, पर देश के लिए फिल्म बनाने वाला वो एक इकलौता कलाकार थे। पूर्व और पश्चिम फिल्म से उन्होंने बताया कि आखिरकार भारतीय संस्कृति ही सर्वोपरि है। महेंद्र कपूर उनके मनपसंद गायक थे और महेंद्र कपूर ने जो भी गाने गाए वो हमें फिल्म पर ऐसा ही लगता था जैसे मनोज जी ही गा रहे हैं। केवल देशभक्ति के लिए ही नहीं बल्कि मनोज जी अपने स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। लंबा कद व मासूम चेहरा उनको दूसरों से अलग करता था। फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 में, वो कौन थी 1964 में, हिमालय की गोद में 1965 में, गुमनाम 1965 में, 1966 में दो बदन, 1967 में पत्थर के सनम, 1968 में नीलकमल,
1968 में ही आदमी, 1970 में मेरा नाम जोकर, बेईमान, 1972 में उसी साल शोर में, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, 1975 में सन्यासी, 1976 में 10 नंबरी, 1989 में क्लर्क जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। 1961 में आई उनकी फिल्म रेशमी रुमाल का एक सुपरहिट गीत है गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। उनका अभिनय इस गाने में देखते ही बनता है। यही नहीं, फिल्म पत्थर के सनम में उनका अभिनय भी बड़ा शानदार था। उन्होंने पर्दे पर अपने रोल के हिसाब से बढ़िया एक्टिंग की। फिल्म सन्यासी और 10 नंबरी का रोल भी उन्होंने पूरे जोश व वास्तविकता के साथ निभाया। उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की, पर जो भी काम किया वो पूरे मन से किया। अब बातें मनोज कुमार के परिवार की। मनोज जी ने शशि जी से शादी की। पुरानी दिल्ली में मनोज जी पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के घर जाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात शशि जी से हुई। 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते थे, क्योंकि दोनों में हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। दोस्तों की मदद से एक दिन दोनों फिल्म उड़न खटोला देखने ओडियम सिनेमा हॉल गए। मनोज जी बताते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए, एक कुणाल गोस्वामी और एक विशाल गोस्वामी। मनोज जी ने कुणाल को लॉन्च करने के लिए कई फिल्में बनाई, पर उनका कैरियर नहीं बन सका। आज उनका दिल्ली में कैटरिंग का बड़ा व्यवसाय है। विशाल ने भी म्यूज़िक, विजुअल और प्रोडक्शन में काम किया, पर उनका भाग्य भी इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चला। फिल्म क्रांति के बाद मनोज जी के कैरियर में एक ठहराव आ गया। 1987 में कलयुग और रामायण, 1989 में क्लर्क, 1995 में मैदान जंग आदि फिल्म उनकी पिछली फिल्मों जैसा धमाल नहीं मचा सकी। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का प्रदर्शन असफल रहा। बस इसके बाद फिर मनोज जी ने निर्देशन और फिल्मों से हाथ खींच लिए। उन्होंने अपने कैरियर में करीब 45 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1992 में उनको पद्मश्री, 2016 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोज केवल एक्टर ही नहीं बल्कि इंसान भी कमाल के थे। अभिनेता धर्मेंद्र ने एक बार संघर्ष से तंग आकर पंजाब की ट्रेन पकड़ ली थी, पर मनोज कुमार रेलवे स्टेशन से उनको वापस लाए और बोले, 2-4 महीने मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, अभी और मेहनत करो। यही नहीं, जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उनकी असफल फिल्मों के कारण कोई काम नहीं दे रहा था, तब मनोज कुमार ने आगे आकर उनको अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अहम रोल दिया। पर रोटी कपड़ा और मकान से पहले उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हो गई, जो कि सुपर डुपर हिट थी। इसका फ़ायदा मनोज जी और अमित जी दोनों को हुआ। मनोज जी ने लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उपकार बनाई थी, पर सन 1972 में महंगाई देखकर उन्होंने सरकार की आलोचना के रूप में रोटी कपड़ा और मकान बनाई। इस फिल्म में महंगाई, बेरोजगारी व जमाखोरी का विस्तार से और वास्तविक चित्रण किया गया था। आज भी उस फिल्म का गाना बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई सत्य प्रतीत होता है। मनोज कुमार की दूरदर्शी सोच फिल्मों में 4 चांद लगा देती थी। क्रांति फिल्म तो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी। मनोज जी की फिल्मों की खास बात यह है कि उन्होंने किसी की कॉपी नहीं की। पटकथा से लेकर संगीत तक सब विशुद्ध रूप से भारतीय था। मनोज जी बेशक जीवन में सफलता असफलता का सामना किया, पर दर्शकों के मन में उनकी छवि भारत कुमार की ही बनी रही। ये छवि उनके पूरे कैरियर पर भारी पड़ी। यहाँ तक कि एक दफ़ा मनोज जी होटल में खाना खाने गए तो खाने के बाद वो आराम से सिगरेट पी रहे थे। तभी एक लड़की आई और सिगरेट छीनकर बोली कि भारत सिगरेट नहीं पीता। तो ये थी छवि जो लार्जर देन लाइफ थी। अपने अंतिम दिनों में मनोज जी पीठ के दर्द से जूझते रहे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें उम्र जनित बीमारियों ने भी घेर लिया था। बीमारियों से लड़ते लड़ते ये भारत का लाल 4 अप्रैल 2025 को दुनिया को अलविदा कह गया। पर भारत कभी मरता नहीं, भारत गिरकर फिर खड़ा होता है। भारत कहीं जाता नहीं, बल्कि पूरे प्रकाश के साथ वो दुनिया में सूर्य के जैसा चमकता दिखाई देता है।
ऐसे ध्रुव तारे हमें और चाहिए जो सिनेमा के माध्यम से भारत को जिए। मनोज जी के लिए जितना लिखें उतना कम है। उन्होंने भारत माँ का दर्द विभाजन से लेकर हरित क्रांति व डिजिटल इंडिया तक के युग को देखा है। उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब अपने दोस्त शीतल कुमार सोनी को आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक सितारे की कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा।